पैसा बर्बाद हो गया, परिवार कर्ज में चला गया अपने बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए। वो क्या चाहता है कि मेरा बेटा पढ़े, नौकरी पाए, घर बनाए, समाज में कायदे से इज्जत कमाए और सरकार के साथ चले। लेकिन जो नौजवान सरकार के साथ चल रहे थे, उन्हीं नौजवानों के साथ गद्दारी किया भारतीय जनता पार्टी। सारे लोग किस बात का कानून बन चुका है पत्रकार महोदय? किस बात का कि भाजपा का कोई अपराधी माफिया होगा वो भगवान के दर्जे में जाएगा, विपक्ष का? यही बेदीराम अगर इंडिया अलायंस का होता तो सोचो 24 घंटा भी न लगता, घर भी बुलडोजर चलता, घर के लोग गिरफ्तार भी हो जाते और राहुल गांधी से लगायत अखिलेश यादव जी को माफिया, नकल माफिया और आतंकवादी घटना देने का उत्तराधिकारी बना दिया जाता। तो हम विपक्ष में खड़े हैं और खड़े होकर के अगर बेदीराम के माध्यम से योगी बाबा को ये कहते हैं कि आपकी सरकार और आपने पैसा और दलाली खाया नीट परीक्षा में। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। नीट परीक्षा को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है, लगातार सत्ता पक्ष से सवाल कर रहा है और तमाम तरह के आरोपी भी पकड़े जा रहे हैं। लेकिन अभी तक पुलिस और जो सरकार है क्यों नहीं संज्ञान ले रही है? जिस तरीके से तमाम लड़के रोड पर आकर बवाल मचाए रहे थे, अपनी मांग को लेकर मांग कर रहे थे कि तमाम तरह की दिक्कतों को लेकर। हमारे साथ हैं बनारस वाले मिश्रा और इनसे हम बात करेंगे कि नीट परीक्षा और तमाम परीक्षाओं को लीक हुए हैं उसको लेकर ये क्या कहते हैं। पेपर लीक मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, पूरी तरीके से ये देश का दुर्भाग्य है और देश के सरकारों का नाकामी है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं और माफियावाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, वहीं जो है पूरे देश के अंदर जो शिक्षा माफिया हैं, नकल माफिया हैं, पेपर लीक माफिया हैं, उनका संबंध जब भारतीय जनता पार्टी से जब जाँच होती है तो उनका जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनका जो है कनेक्शन देखने को मिलता है। जैसे में बेदीराम एनडीए के विधायक हैं, सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी विधायक हैं। ओम प्रकाश राजभर जी उनके नेता हैं और योगी के मंत्रालय में वो पंचायत मंत्री हैं। तो हमको ये लगता है कि ये जो भी पेपर लीक का मामला है, इसमें हजारों करोड़ों रुपए का स्कैम होता है। ये लूट का जरिया बन गया है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना पेशा बन गया भारतीय जनता पार्टी का। जितने भी पेपर हुए सारे पेपर लीक हुए। उसमें हुआ ये कि तमाम जो नौजवान थे वो अवसादग्रस्त हुए और कई लोग फांसी के फंदे को चूम दिए, कई लोग मरने के कगार पर चले गए। कई ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कर्ज ले लिए हैं, लोन ले लिए हैं, लेकिन उस दर्द को भारतीय जनता पार्टी का विधायक, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस दर्द को जरा सा भी महसूस नहीं करना चाहती है, क्योंकि ये परिवार के विरोधी लोग हैं। योगी आदित्यनाथ, मेरा शक है और मैं सीबीआई जांच जो हो रही है मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ खुल करके कि योगी आदित्यनाथ का भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमको लगता है कि बेदीराम पैसा जो कमाता था वो पैसा योगी आदित्यनाथ को भी देता था। पूछिए क्यों? तो उसका जवाब है हमारे पास। उसका जवाब ये है कि जब कोई धर्म का माफिया होता है, किसी विशेष धर्म का माफिया होता है, तो उसके क्या बुलडोजर चल जाता है। कोई छोटा सा भी अपराधी रहता है तो बुलडोजर चल जाता है। लेकिन बेदीराम के घर पे बुलडोजर योगी बाबा का क्यों नहीं चल रहा है? ये शक का सवाल उठता है कि नहीं आमद, जहां लाखों लाख नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया गया, पैसा बर्बाद हो गया, परिवार कर्ज में चला गया अपने बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए। वो क्या चाहता है कि मेरा बेटा पढ़े, नौकरी पाए, घर बनाए, समाज में कायदे से इज्जत कमाए और सरकार के साथ चले। लेकिन जो नौजवान सरकार के साथ चल रहे थे, उन्हीं नौजवानों के साथ गद्दारी किया भारतीय जनता पार्टी। ओम प्रकाश राजभर ये पूरे माफियाओं का सरगना के रूप में उभर करके सामने आए हैं। ओम प्रकाश राजभर पूरी तरीके से नकल माफियाओं के सरगना हैं और ओम प्रकाश राजभर ऐसे ही अपराधियों को अपने पार्टी में शामिल करते हैं और उनको मंत्री और विधायक बनाते हैं। ये उनका संकल्प है। तो मैं देश की जनता से कहना चाहता हूँ कि आज अगर अपने बेटे के साथ गद्दारी आप देख सकते हो तो जाहिर सी बात है आप देश के साथ गद्दारी कर सकते हो। आप अगर जो है आज इन तमाम नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हो
तो निश्चित रूप से आप देश के लिए भी खिलवाड़ कर सकते हो। और यह बेदी राम का जो एनडीए का विधायक है, भाजपा का जो विधायक है, यह बेदी राम आतंकवादी घटना कर सकता है और किया। जिस घटना से, किसी भी घटना से निर्दोष लोगों की जान जाती है उसको आतंकवादी घटना कहते हैं। इसमें तमाम नौजवानों ने फांसी लगा लिया है, लोग अवसादग्रस्त हैं, कुछ लोग अपराधी बनने के कगार पर खड़े हैं। तो बताओ ये बेदी राम आतंकवादी है कि नहीं है? ये ओम प्रकाश राजभर आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं कि नहीं देते हैं? और ये योगी बाबा आतंकवादियों को पालते पोसते हैं कि नहीं पोसते हैं? अगर योगी बाबा ईमानदार हैं तो अब तक बेदी राम के घर को बुलडोजर लगा करके तोड़ देना चाहिए था। 24 घंटा था, तमाम माफियाओं का आरोप सिद्ध नहीं हुआ लेकिन घर टूट गया। वो छात्र नेता थी एक महिला इलाहाबाद में, उसका घर खाली एक नारा और एक धरना देने के लिए योगी सरकार ने तोड़वाया था। सुल्तानपुर में एक डॉक्टर था, उसका घर तोड़ा गया। गाजीपुर में पूरी संपत्तियां नष्ट कर दी गई एक विशेष धर्म के लोगों का, माफिया होने के कारण। तो यह बेदी राम जिसने हजारों लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, इसका घर बुलडोजर से नहीं टूटा, तो इसका यह मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी इसी नकल माफिया के पैसे से चलती है, चंदा लेती है और अपनी राजनीति को करती है। लेकिन सरकार तो अब कानून बना चुकी है, इस पे कानून से तो अब सारे लोग किस बात का कानून बन चुका है पत्रकार महोदय? किस बात का? कि भाजपा का कोई अपराधी माफिया होगा वो भगवान के दर्जे में जाएगा, विपक्ष का? यही बेदी राम अगर इंडिया अलायंस का होता तो सोचो 24 घंटा भी न लगता, घर भी बुलडोजर चलता, घर के लोग गिरफ्तार भी हो जाते और राहुल गांधी से लगायत अखिलेश यादव जी को माफिया, नकल माफिया और आतंकवादी घटना देने का उत्तराधिकारी बना दिया जाता। तो हम विपक्ष में खड़े हैं और खड़े होकर के अगर बेदी राम के माध्यम से योगी बाबा को ये कहते हैं कि आपकी सरकार और आपने पैसा और दलाली खाया नीट परीक्षा में और उसका पेपर लीक कराया, तो ये कौन सा गलत बात है? बुलडोजर जब तक नहीं चलेगा तब तक बनारस वाले मिश्रा जी यह बात का दावा रखते रहेंगे कि उस नीट परीक्षा का पेपर लीक में योगी बाबा का भी हाथ है और पैसा भी खाते हैं ऐसे ही माफियाओं से योगी बाबा। अच्छा ये बताइए, अब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, कितनी उम्मीद करते हैं? आपका दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी भारत देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। हमारा दुर्भाग्य है, करोड़ों किसानों का दुर्भाग्य है, करोड़ों माताओं और बहनों का दुर्भाग्य है। पूरे देश के ऊपर तीसरी बार कलंक लगा है क्योंकि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। क्यों इतना आपके अंदर उनको लेकर? 10 सालों में दलिद्रता और भूखमरी के कगार पर ला दिए। आप एज ए पत्रकार हैं और मैं आपके इस सवाल से बड़ा विचलित हूँ। जो देशभक्त पत्रकार अपने देश के बर्बादी को देखने के बावजूद भी अगर खुश है तो मेरी उम्मीदें उस पत्रकार से नहीं। और आपका यह सवाल इस बात को दर्शाता है कि आप नरेंद्र मोदी के कुकर्मों पर पर्दा डालना चाहते हैं, आप नरेंद्र मोदी के कलंक को छुपाना चाहते हैं। लेकिन देश की एक एक जनता जिस हिसाब से तड़प रही है, एक एक नौजवान जो पेपर लीक से मर रहा है, एक एक किसान जो नरेंद्र मोदी के झूठ के वजह से फांसी लगा रहा है, उसके लिए क्या जवाबदेही है? क्यों ना गुस्सा करें नरेंद्र मोदी को, क्यों ना कलंकित करें नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी झूठा प्रधानमंत्री था, नरेंद्र मोदी झूठा प्रधानमंत्री है, इसलिए नरेंद्र मोदी को हम पसंद नहीं करते। लेकिन बनारस के लोगों ने तमाम डेवलप, अब तो रुपये आपके घर के ऊपर से जाएगा, रुपये का आनंद लीजिए। यही बात है कि देश का प्रधानमंत्री या देश का नेता जब भी चुनिए तो पढ़े लिखे को चुनिए। जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा वही सब काम करेगा। रोपवे का इजाद किस क्षेत्र के लिए किया गया है आपको मालूम है? जहाँ सड़कें नहीं बनाई जा सकती हैं, जहाँ रास्ते नहीं बन सकते हैं, यानी पहाड़ी इलाका। बनारस पहाड़ी इलाका है। बनारस में यातायात सुगम के लिए काम करना है, बनारस में शिक्षा पे काम करना है, बनारस में स्वास्थ्य पर काम करना है। ओम शंकर जी बैठे हुए थे बीएचयू में इसी चुनाव के दौरान, हार्ट रोग विशेषज्ञ हैं, उनको नौकरी, उनका पद छीन लिया गया और उनको नौकरी पर उनके वो लगा है। क्या डॉक्टर ओम शंकर ने गलत डिमांड किया था बीएचयू को लेकर के? क्या हमारे जैसे नौजवान धर्म मजहब से उठ करके
देश के नौजवानों के नौकरी के लिए बोल रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। विपक्ष की आवाज़ में मजबूती ला रहे हैं और लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? क्या 5 किलो राशन पर गुलाम बना करके इस देश के सारे अधिकारों को लूटा जा रहा है और उस पर बात अगर हम रख देते हैं तो गलत करते हैं? तो मेरे समझ से, मेरी भावनाओं से आप पूर्ण रूप से अवगत हो चुके हैं, आपके व्यूअर अवगत हो चुके हैं। और एक बार पुनः कहता हूं कि यह देश का दुर्भाग्य था और हमारा और आपका कोई पूर्व जन्म का कलंक था कि इस देश में पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए। बनारस के लोगों ने हर हर मोदी कहते थे, घर घर मोदी कहते थे, वही बनारस के लोगों ने चप्पल भी चला दिया है मित्र। बनारस का एक मिजाज है और बनारस को समझने में जो भी देरी करेगा, बनारस जब खुश होता है तो बादशाह बना देता है और बनारस जब नाराज होता है तो खींच के चप्पल भी चला देता है। उसका पुख्ता प्रमाण आपके सामने है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी के ऊपर चप्पल चला बनारस के अंदर। ये वही बनारसी लोग थे जिनका आप अभी जिक्र कर रहे थे कि हर हर मोदी घर घर मोदी। अब हर सड़क और चट्टी और चौराहे पर अगर नरेंद्र मोदी जी अपनी नीयत को नहीं बदलेंगे पत्रकार, तो शायद स्थिति इससे भी ज़्यादा भयावह होगा। चप्पल के जगह ईंट और पत्थर भी चल सकते हैं। ठीक है, तो आप सुन रहे थे बनारस वाले मिश्रा जी बहुत सारी बातें बताए हैं नीट परीक्षा को लेकर और नरेंद्र मोदी को लेकर। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।